बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ कल बनाया गया और जिस किस्म की तकारीब की गई वो हम सब ने देखा कि किस कदर खुशी के साथ पूरे मुल्क के अंदर इस इवेंट को, इस खुशी को सेलिब्रेट किया गया। और इस बार ये जश्न आज़ादी कुछ मुनफरिद था। उसकी बुनियादी वजह बुनियानुल मरसूस और मार्का हक़ की कामयाबी थी जो कि हमने हालिया महीनों के अंदर भारत के साथ जंग में हासिल की। और ये वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने पिछले साल के जश्न आज़ादी और इस साल के जश्न आज़ादी में एक बहुत बड़ा फ़र्क डाला। किसने सोचा था पिछले साल जब हम जश्न आज़ादी मना रहे थे कि पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात इतने अच्छे हो जाएंगे। किसने सोचा था जब हम पिछले साल जश्न आज़ादी मना रहे थे कि इस साल जब हम जश्न आज़ादी मनाएंगे तो हमारे बांग्लादेश के साथ सिफारती ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। सिर्फ इस खित्ते की बात करें तो आप देखें कि किसने सोचा था कि हम इस किस्म की कामयाबी हासिल करेंगे भारत के ख़िलाफ़, जो कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करना चाहता था और ख़ुद इसका शिकार हो गया। यानी जो गड़ा पाकिस्तान के लिए वो खोद रहा था वो ख़ुद उसमें गिर गया है। इन 78 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ अचीव किया है। इन 78 सालों के अंदर हम एक एटमी मुल्क बने। खेल के मैदान में आप देखें तो पाकिस्तान ने तकरीबन वो तमाम स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में खेली जाती हैं उसका चैम्पियन किसी न किसी साल में बना है। कुछ को तो दहाइयाँ बीत गई लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मौजूदगी पाकिस्तान की मौजूद है। फिर अगर तालीम के मैदान में देखें तो आपको पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तालीम से वाबस्ता लोग नज़र आते हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये दिन, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन अपने लिए रखते हैं कि इस साल हमने क्या करना है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी जब एक नया साल शुरू हो रहा होता है अगला और 78 साल जब पूरे हो गए हैं तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमने एक तय करना है कि हमने करना क्या और ख़ुद एहतसाबी ज़रूर करनी है। हमने ये भी देखना है कि इन 78 सालों के अंदर हमने खोया क्या। पाकिस्तान दो लख्त हुआ, सबसे बड़ा नुकसान हमने इन 78 सालों में ये उठाया। फिर हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक या हमारे बाद भी कुछ होने वाले ममालिक आज़ाद जो हुए वो हमसे आगे निकल गए, तो ऐसा क्या था, क्या पॉलिसी थी कि हमसे आगे निकल गए। फिर ऐसा क्या हुआ आज़ादी से अब तक कि हम कर्ज़ों के बोझ तले दब गए। फिर हमारी जमहूरियत की क्या सूरत हाल है हमें देखना होगा। फिर एजुकेशन का देखना होगा कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारी कोई यूनिवर्सिटी फॉल नहीं करती। गुर्बत को देखें तो अवामी लीडर्स अमीर हो गए और अवाम गरीब हो गई। पॉलिटिकल स्पेस देखें तो महदूद होती जा रही है हर साल दूसरी जमातों के लिए। फिर अमन व अमान की सूरत हाल को भी हमें देखना होगा। फिर इंसाफ, अदालती निज़ाम, आलमी रैंकिंग, हमें यह भी देखना होगा। हम यही फैसला नहीं कर पा रहे कि पुराने पाकिस्तान में जीना है या नए पाकिस्तान के अंदर जीना है। कौम के वसी तर मफादात के अंदर जो फैसले किए गए आज वो तनकीद की जद में हैं। बहुत से सवालात उन्होंने खड़े किए और उनके जवाबात किसी के पास नहीं हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक 5 साल का दौर पूरा नहीं कर पाया। हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ये जुमले हम हर साल सुनते हैं। ये नाजुक दौर आखिर कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा। फिर आप एनवायरमेंटल चेंजेस और बहुत सी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। कुछ लोग कहते हैं जमहूरियत का हुसन है, माशरे का हुसन है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जिस किस्म की पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारे यहाँ मौजूद है। तो बहुत कुछ अच्छा है और कुछ ऐसा भी है जिसे हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। तो हमें वो तमाम चीज़ें सोचनी होंगी हमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी गलतियों को, अगर हमसे जो हुई हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबसे अहम है और सबसे ज़रूरी है। लेकिन उन लोगों को आज इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जवाब मिलेगा, हमारे तज्ज़ियाकार अपने तज्ज़िये के अंदर देंगे, जो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि हमने आज़ादी क्यों हासिल की। अपने तज्ज़ियाकारों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक साल मुल्क भर के अंदर कायम है, उसका जिक्र कर दूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट अज़ला के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैले जो थे उससे काफ़ी नुकसानात हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर। और तकरीबन अब तक की जो इतलात हैं 110 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर, हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर था जो रेस्क्यू मिशंस के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा था, वो क्रैश हो गया है। 3 अफराद की इतलात हैं कि वो जान की बाजी हार गए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और जो भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं वो सही तरीके से हो सकें ताकि जल्द अज जल्द मुश्किल से लोगों को निकाला जा सके। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नजम साकिब साहब, ज़फ़र लाली साहब और पीजे मीर साहब।
नजमुल साकिब साहब, आज़ादी का ये सफ़र जारी है और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये एक नज़रियाती दिन है जिसमें हमें उस नज़रिए का पता लगता है कि जिस नज़रिए पर हमने ये मुल्क हासिल किया। मैं चाहूँगा आगाज़ में इस सवाल का जवाब आप आवाम तक पहुँचाएँ कि जो लोग इस बात पर तनकीद करते हैं कि आज़ादी क्यों हासिल की। बुनियादी तौर पे ये वो लोग हैं जो अपने अपने तय ये समझ के बैठे हैं कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको दूसरों की तरक्की रास नहीं आती, जो साथ में हमसाए में या मोहल्ले में या गली में या अपने शहर में उन लोगों को देखते हैं कि यार इन लोगों के पास ये कैसे आ गया। फिर उसके बाद वो देखते हैं पॉलिटिशियंस को, वो बहुत सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनमें देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। वो ये नहीं देखते कि वो जिन जिन लोगों को देख के ये वो कर रहे हैं, यानी वो तनकीद कर रहे हैं या उनसे हसद कर रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है। वो कुछ ज़िंदगी में किया है तभी तो मिला है। काश्तकार अपने काम कर रहे हैं, मजदूर अपने काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने काम कर रहे हैं, वो जो बसें चलाने वाले हैं, रिक्शे चलाने वाले, चिंचियाँ चलाने वाले, वो अपने काम कर रहे हैं। उनको अपने काम के मुताबिक उजरत मिल रही है और अपने काम के मुताबिक उजरत मिलने के बाद जो तरक्की की रफ्तार है वो उनको मिल रही है। लिहाजा ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। दो तरह के लोग हैं इनमें। पहले वो हैं जो कि जेन्युइनली फील करते हैं, दुख फील करते हैं, तकलीफ होती है उनको कि यार 78 बरस हो गए, पाकिस्तान वहीं का वहीं है, मैं भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं, मेरे घर वाले भी पूरी कर रहे हैं, ये तरक्की क्यों नहीं हो रही। ये वो पहला है जो कि अच्छे लोग हैं। दूसरे वो हैं जिनको कहीं से पैसे मिलते हैं, वो कायदे आज़म में भी यानी कीड़े निकालने हैं। वो ये भी कहेंगे कि जी पाकिस्तान बन क्यों गया, और वो पाकिस्तान तो असल में इसलिए बना था कि अंग्रेज कमजोर पड़ गया था लिहाजा, और पाकिस्तान दो कौमी नजरिए में तो बना ही नहीं था। कौन सा दो कौमी नजरिया इस वक्त नहीं है। सर सैयद ने ये क्या किया। ये वो लोग हैं जो बिके हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कि शर हैं और वो शरारत करते हैं। हत्ता कि यहां तक हुआ कि उन्होंने कहा जी आप, यानी जो हमारे कायद थे, उन्होंने कहा इत्तेहाद हो, तंजीम हो, यकीन मुहकम हो, किधर है। फिर वो कहते हैं जी कायदे आज़म ने कहा काम काम और काम, तो ये तो बताया ही नहीं कि कौन सा काम। अच्छा, वो हैरानी होती है इन लोगों पे कि जब दलील की बात आती है तो इनके पास कोई दलील नहीं होती। आप इनसे पूछें भाई आप ये बातें क्यों कर रहे हैं। आप अपने घर की बात करें, क्या बहैसियत शौहर के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बहैसियत बाप के पूरी कर रहे हैं, अच्छे भाई हैं आप, अच्छे बेटे हैं आप, अच्छे हमसाए हैं आप अपने जाके यानी दफ्तर जाते हैं या आप यानी कहीं भी जाते हैं अपनी नौकरी रोजगार के लिए, उसमें दयानतदारी कितनी है। और ये वो लोग हैं जो इस पूरे घर में एक ईंट अगर नहीं है तो वो इसी ईंट की बात करेंगे कि ये ईंट नहीं है, वो पूरा घर नहीं देखेंगे। देखिए, कौमें जो हैं वो एक रात में नहीं बनती, कौमें 100 साल में भी नहीं बनती। अमेरिका को 250 साल लगते हैं अमेरिका बनने में। रूस को देख लीजिए, पुराने रूस को देख लीजिए, ज़ार्स का वक्त देख लीजिए, वो जो लेनिन का ज़माना था उसको देख लीजिए, पुतिन तक आ जाइए, देखिए कितना लंबा सफ़र है। चीन को देख लीजिए, हज़ारों साल। अब वहां पे कुछ लोग कहते हैं जी पाकिस्तान को 78 बरस में, अभी तक तो यही समझ नहीं आई कि वो किस तरफ जा रहा है। यहां ये बात दुरुस्त है। यहां मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त के पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अशद जरूरी चीज कौन सी है, ना वो रोटी कपड़े मकान का नारा है, ना ही वो वोट को इज्जत देने की बात है, और ना ही वो नया पाकिस्तान बनाने वाली बात है। ना ही पीपल्स पार्टी है, ना ही मुस्लिम लीग नून है, और ना ही पीटीआई है। असल चीज जिसकी कमी है वो ये कि आपकी जो लीडरशिप है, कोई भी लीडरशिप है, उसको और इस वक्त की लीडरशिप को खास तौर पे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देनी है। ये सेंस ऑफ डायरेक्शन टीचर्स नहीं देते, प्रोफेसर्स नहीं देते, मजदूर नहीं देते। ये रियासत के जो करता धरता हैं, जो कि हुकूमत करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं जी पाकिस्तान इस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर वो डायरेक्शन ही आपको 78 साल में मिल जाती है तो फिर चीन को देख लीजिए कि 1949 में ये नया चीन सामने आता है,
हमारे 2 साल बाद देखिए तरक्की कैसे कर रहा है, इसलिए कि सेंस ऑफ डायरेक्शन थी। और दूसरी चीज, इस वक्त की आखिरी बात, वो थोड़ी सी दयानतदारी है, जिसमें सबसे पहले आपने ये सोचना होता है ये हुकूमत मिली है, ये हकमियत करने के लिए नहीं मिली, ये एक जिम्मेदारी है जिसको हमने पूरा करना है। हिलाली साहब, 78वां यौम आज़ादी, ख़ास तौर पर ये वाला यौम आज़ादी कुछ डिफरेंट था। जिस तरह हमने जो कामयाबियाँ समेटी सिफारती सतह पर, अस्करी सतह पर और मुआशी सतह पर भी पिछले 4-5 सालों की निस्बत हम थोड़ा बेहतर पोजीशन पर आए। तो हाउ यू सी ये पिछले 78 साल और इस वक्त जब हम जहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, कुछ हद तक तो इन्होंने जिक्र कर दिया है। लीडरशिप जो थी हमारी, अफसोस से कहना पड़ता है, इतना खून और इतनी कुर्बानी से 5 लाख लोग का 1 साल में मारे गए पाकिस्तान बनाते बनाते। मगर आप देखें 1.5 साल के अंदर उनके जो चीफ लीडर्स थे, कायद और कायद मिल्लत, दोनों ख़त्म हो गए, दोनों मर गए। उसके बाद हमारे साथ देखिए, जैसे हम पैदा हुए थे, एक मुल्क जो हमारा 10 गुना ज़्यादा बड़ा है रिसोर्सेज में और पॉपुलेशन में, उनका कसम खाया था कि हम ये पाकिस्तान को रहने नहीं देंगे, हम ये पाकिस्तान को अनडू करेंगे, हम ये पार्टीशन को ख़त्म करेंगे। इस किस्म की थी। और जब डिवीजन ऑफ एसेट्स हो रहे थे, हमारा जो हक बन रहा था वो हमें नहीं दिया। तो इस किस्म के डिसएडवांटेजेस के साथ शुरू हुआ है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो लीडर्स क़ैद के बाद आए थे और मिल्लत लियाकत अली खान के बाद आए थे, उन्होंने भी गलतियां की। मिसाल के तौर के कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बनाया भाई, इतना देर क्यों किया? आपको पता नहीं चलता था कि आपको क्या चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए या प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए? आपको पता नहीं था कि डेमोक्रेसी के लिए आपको एक एजुकेटेड पॉलिटिशियंस चाहिए, एजुकेटेड इलेक्टोरेट चाहिए और एक कंसेंसस कि आगे रास्ता कैसे जाते हैं वो भी चाहिए था। मगर वो कुछ नहीं। और नतीजा क्या हुआ? हर 3 साल, हर 2 साल गवर्नमेंट्स बदलते रहे, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। जब स्टेबिलिटी नहीं आई, ग्रोथ नहीं आई। जब ग्रोथ नहीं आई, पॉवर्टी खत्म नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ। और कैसे होता? क्वालिटी ऑफ द डिसीजंस देखे। अनएजुकेटेड पॉपुलेशन और अनएजुकेटेड पॉपुलेशन कभी इन्वेस्टमेंट, जब अनएजुकेटेड पॉपुलेशन होती है और जिनके लीडर्स उस पर नहीं खर्चते हैं जितना खर्चना चाहिए, तो फिर इन्वेस्टमेंट्स कम आता है। जब इन्वेस्टमेंट्स कम आता है तो ग्रोथ नहीं होती, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी जो है वो सफर करती है। सोच सकते हैं कि कोई पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे तरह मुल्क में जब रेट ऑफ 2.7-8-9% होता है, कोई पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं। 1947 में ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान 70-60 मिलियन थे, अब सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान 250 मिलियन है। और अगर आप बांग्लादेश को साथ मिलाएं तो 430। देखिए तो सही, कैन यू टॉलरेट सच अ रेट ऑफ ग्रोथ? मगर फिर भी मैं कहता हूं अभी लेटली और आराम से हमारे अच्छे साइंस भी आ रहे थे। हमने जंग लड़ा, हम बड़े जंग लड़े, हम कोई जंग हारा नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं जब आपके 40,000 लोग और लेस देन अ डिवीजन, आप 9 डिविजन के साथ शिकस्त के तो हम हार गए नहीं। मगर यस, हमें ईस्ट पाकिस्तान खोआ और वो इसलिए नहीं खोआ कि हम जंग हार गए, हम वो इसलिए खोए कि हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे लीडर्स उस वक्त तक इंटरप्रेट नहीं कर सके साइंस, माने ईस्ट पाकिस्तानियों को, बंगालियों को चाहिए क्या था। और अगर ठीक से करते तो वो कभी नहीं होता वो जंग। और फिर भी आज देखे कुछ पॉजिटिव साइंस हैं कि नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें पता भी नहीं था हम है, वो है। लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं निकालो गोल्ड, निकालो तांबा, निकालो पित्तल, निकालो लोहा, निकालो क्या क्या नहीं। इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। एग्रीकल्चर, पानी वानी है। एक जमाने में हम हिंदुस्तान की ग्रैनरी थी, अब नहीं, मगर अब फिर हो सकते हैं हम। और सुपर पावर, फर्स्ट क्लास रिलेशंस सुपर पावर्स के साथ, इंडिया के अलावा और नेबरिंग स्टेट्स के साथ भी हमारा है।
इकोनॉमिक रेटिंग हमारी बढ़ रही है, रिमिटेंसेस कुछ बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स भी आस्ते आस्ते बढ़ेंगे, डेट स्टेबलाइजेशन से कुछ हद तक हो रहा है। देखिए ये सब चीजें हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं, बस एक चीज की जरूरत है, लीडरशिप एंड यूनाइटेड लीडरशिप। भाई सबको क्या कहते हैं, रूल करने के लिए मौका मिलना चाहिए। वो एक तरीका है और वो है इलेक्शंस। साफ सुथरा इलेक्शंस करो, 5 साल जो आता है उसको करने दो खुदा के लिए पीसफुली, और जब वो जाएगा, और अगर लोग चाहते हैं वो फिर आएगा, नहीं आएगा जाएगा। दिस इज द ओनली वे, और इंशाल्लाह वो हम सीखें। ये सबक हमें सीखना चाहिए और इंशाल्लाह अब सीखेंगे। अगर अभी भी नहीं सीखा तो फिर पता नहीं क्या होगा। मीर साहब, एक चीज़ जिसका अभी जिक्र बिलाली साहब ने किया कि बहुत सी चीज़ों में कमी हुई, लेकिन एक चीज़ में इजाफा वो पाकिस्तान के अंदर वो आबादी का था। तो आप क्या समझते हैं, 78 सालों को जब देखते हैं तो सबसे बड़ी कामयाबी आपको क्या नज़र आती है इन 78 सालों में, और सबसे बड़ा गैप या कमी किस चीज़ की महसूस होती है आपको? हम वो मुल्क हैं कि जब आज़ादी हुई 78 साल पहले, तो दफ्तरों के अंदर आपके पास वो पिन्स नहीं होती थी, आपने कांटों के साथ हम अपने कागजों को उनको जोड़ते होते थे, स्टेपल्स करते थे। बात यह है कि 2 साल पहले और आज का दिन इन पर्टिकुलर बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जंग अजीम थी, दूसरी जंग अजीम आज के दिन खत्म हुई थी, सरेंडर ऑफ जापान, और फिर 2 साल के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक डिवीजन आई थी आज के दिन, और बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। अब ये क्या हुआ, हम कैसे क्या हुआ, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन जो हमारे कई पेसिमिस्टिक लोग हैं वो अप्रिशिएट नहीं करते कि हम वही हैं जो कि कुछ नहीं थे और आज एक वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं जो एक न्यूक्लियर पावर है। इससे बड़ा क्रेडिट मुझे बताओ क्या चाहिए आप जी। यस, अभी नजम साकिब साहब ने बात की कि सेंस ऑफ डायरेक्शन, मैं कहता हूं हमें सेंस ऑफ यूनिटी होनी चाहिए। सेंस ऑफ यूनिटी जब तक नहीं होगी, एक यूनाइटेड एक फ्रंट नहीं होगा। आप मुझे बताएं, दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क है, कौन सी जगह है, एक जगह बता दें या डिफरेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन जब आपका इंडिपेंडेंस डे होता है, यू हैव टू शो अ सेंस ऑफ यूनिटी। एंड ऑफ कोर्स, जो मैं बार बार हर शोज में कई दफा रिपीट भी करता हूँ, फेथ भी दिखाओ, अपना डिसिप्लिन भी दिखाओ। ये चीज होती है कि दुनिया को आप बताते हो वी आर अ नेशन। नेशंस ओवरनाइट नहीं बनती, बिल्कुल सही कहा, इसमें टाइम लगता है, लेकिन हमें अपनी नेशनलिज्म तो दिखानी चाहिए, अपनी नेशनलिस्टिक स्पिरिट तो दिखानी चाहिए। हम बड़ा कहते हैं प्राउड टू बी पाकिस्तानी, यस ऑफ कोर्स वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानीज, बट व्हाट आर वी डूइंग टू बी प्राउड ऑफ पाकिस्तानीज, दैट इज द क्वेश्चन। हम क्या सारे टैक्स दे रहे हैं? क्या हम जो गंद डालते हैं रोड के ऊपर और जो इधर प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हुकूमतें करती हैं? नो, हमें एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें चाहिए कि अपनी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको उठाएं। जो भी उठता है, हम हुकूमत को जो भी होती है बस उसको उसकी क्लास ले लेते हैं ना। हुकूमतें अपनी जगह पे अच्छी करती हैं, बुरा करती हैं, जो करती हैं, लेकिन हम एज सिटीजन्स, एज शहरी पाकिस्तान के, हमारा भी तो कोई फर्ज है ना यार। मेरा ये फर्ज कि मेरा ही घर साफ हो, लेकिन मेरी रोड और मेरे घर के बाहर गंद हो, ये क्या मेरी जिम्मेदारी है? किसकी है? क्या हुकूमत की है? नो, ये मेरी है। तो ये जो चीजें हैं हमें ये इनकलकेट अपने अंदर करनी है, और ये जब आप करेंगे, पाकिस्तान, इसको किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। हम कहां से कहां चले गए हैं और कहां से कहां जा रहे हैं। आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को देख लो, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, किसके नहीं होते। अमेरिका, जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मकरूज तो वो मुल्क है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मकरूज है वो, हम तो कहीं भी नहीं उसके मुकाबले में, इवन अदर कंट्रीज। सो फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, वो हमारे लिए कोई बेंचमार्क नहीं है। हमारा बेंचमार्क है अपने स्टैंडर्ड्स, हमारा बेंचमार्क है कि हमारे अवाम जो है क्या ये खुश है, क्या ये रह रही है अच्छी। और जो बड़ी अच्छी हलाली साहब ने बात की है, इलेक्शंस, 4 वोट आपको ईमानदारी के पड़े, वो 4 लाख वोट से भी ज्यादा है। क्यों? हमने इंटेग्रिटी दिखानी है, मोरालिटी दिखानी है, रिस्पेक्ट दिखानी है। वो कहां से आएगी? वो इसलिए आएगी क्योंकि कल आपके और मेरे बच्चे जब बड़े होंगे, वो कहेंगे हमारे बड़ों ने क्या कहा। क्योंकि आज के दिन जो कल के बड़े थे वो उनका दिन था, और उन्होंने क्या छोड़ा?
जो कल था वो हम आज हैं। तो कल के पास क्या है? कल के पास वही है जो पुराने छोड़ के गए हैं, इंटेग्रिटी, मोरालिटी, रिस्पेक्ट एंड एक अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीजें होती हैं कि नेशन बिल्डिंग के अंदर चलती हैं, इसमें टाइम लगता है, लेकिन एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसके अंदर हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। हमें मायूस नहीं होना कहीं भी। ये बड़े लोग होते हैं, नेगेटिव्स आते हैं, इनको छोड़ो। पाकिस्तान विल बी देयर एंड इंशाल्लाह इट विल डू अ लॉट बेटर देन इवन टुडे। बिल्कुल ऐसे ही है, और पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन ख़ुद एहतसाबी, जिसका जिक्र किया, और तमाम पैनलिस्ट ने जो है वो अपनी अपनी बात में उसका इजहार भी किया कि किन किन चीज़ों पर हमें ख़ुद एहतसाबी की ज़रूरत है, वो ज़रूरी है। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे मेन चीज़ थी वो डिस्कस हुआ कि हमें एक दूसरे को स्पेस देनी है। अब उसके हवाले से इस जश्न आज़ादी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम पॉलिटिकल जमातों के लिए एक पैगाम जारी किया, उस पर हम ज़रा तफसीलन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक चीज़ का इजहार तकरीबन पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान की सियासी जमातों के पास है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ये मिल बैठें। लेकिन जब कोई भी जमात हुकूमत में होती है वो अपोजिशन से बैठना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। लेकिन कोई जब अपोजिशन की जमात होती है उसके भी अपने मसाइल होते हैं, अपने वादे और दावे होते हैं, अपनी सियासत होती है। तो हमें इसलिए कोई जमातें नज़र नहीं आती। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक जो है हुकूमत ऐसी है जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने मिलकर बनाई है कोलैबोरेशन के साथ। लेकिन फिर भी जो इस वक्त की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपोजिशन के अंदर मौजूद है। वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम सियासी जमातों को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की पेशकश की गई है। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं। खुले नारों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए खलूसे दिल से दावत देता हूँ। ये मिसाके मईशत की बहाली का मंसूबा नहीं बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है। एक अच्छा पैगाम है, लेकिन ये होगा कैसे? हिलाली साहब, मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान में जो है वो दावत दी गई है इसकी कि तमाम सियासी जमातें आएँ, तो ये कैसे होगा? वो जो सियासी जमातें इस वक्त अपोजिशन के अंदर हैं, जिनको ना तो एहतजाज की इजाज़त दी जाती है, जो कोई कॉर्नर मीटिंग भी करना चाहें तो नहीं इजाज़त दी जाती, किसी तरह बोलना भी चाहें तो नहीं बोलने दिया जाता, उनको अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जाता, तो कैसे हो पाएगा ये? देखिए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आइए, आप इमरान खान को और पीटीआई को कह रहे हैं आइए वापस आएं, कम बैक टू पॉलिटिक्स, कोऑपरेट, कोलैबोरेट। ये उनको दावत दे रहा है प्राइम मिनिस्टर, आप कह रहे हैं वो आने नहीं दे रहे हैं, किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है ये किस किस्म का एक्शन है। मगर इमरान खान को भी आना चाहिए। देखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं ये हो सकता है कि सबसे पॉपुलर पार्टी जो है मुल्क में, प्रोबेबली द लार्जेस्ट पार्टी, क्या पता, वो कहते ऐसे ही लिम्बो में ये मामला लटकते रहे। ये तो नहीं हो सकता। अगर एक पॉपुलर पार्टी है उसका नहीं आना, उसके माने कि अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी माने इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस नहीं हो सकता। इतना बड़ा सेगमेंट है मिडिल क्लास का, इंटेलिजेंसिया का उस पार्टी में है, और वो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है पॉलिटिक्स में, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये मुल्क कैसा चल रहा है। बिल्कुल है। और ये कहना कि नहीं हम नहीं आते जब तक हम जो चाहते हैं तुम नहीं दो, नो, दैट्स नॉट द वे टू डू इट। ये तो एक बचपनात है, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सबका तबाही होगा अगर ऐसे चलेगा। ये वो नहीं समझे कि वो बच जाएंगे, ये मत समझिए कि उनकी अगर स्टबननेस है, अड़ गए, हम अड़ गए, वो अड़ने से वो बचेंगे नहीं। ये मुल्क जो इस मुल्क को होगा सबको होगा। तो उनका वक्त है, ये वापस आए, बैठें, बात करें,
आपको क्या चाहिए? इलेक्शंस चाहिए ना, आइए फिर बात करें और इलेक्शंस के बारे में बात करें। कहें कि हम इलेक्शंस चाहिए फ्री एंड फेयर, और अगर आपको भरोसा नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, आप कहें कि हमें क्या करें, ओवरसीज यूएन को बुलाएं, मॉनिटर्स को बुलाएं, बड़े लोगों को ढूंढे पूरी दुनिया में जो आते हैं और कहेंगे नहीं मुनासिब, ये इलेक्शन जो था ये फ्री एंड फेयर था। और अगर वो इलेक्शंस नहीं आते तो अवाम देख लेगी भाई, अवाम है, अवाम अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, वो देख के कहेंगे फिर इनके साथ कुछ हो रहा है। और आप मुझे बताएं, अगर ऐसा होता जाए तो ये मुल्क तरक्की करेगा? मैं तो आपसे इससे बड़ा सवाल करता हूं, क्या ये मुल्क? तो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन का भी काम है, बड़ा रोल है, उसको दावतनामा दे रहे हैं ये जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये सिंसियर दावतनामा दे रहे हैं। अगर सिंसियर नहीं है 2 मिनट में पता चल जाएगा। अगर इलेक्शंस के बारे में बात ही नहीं होंगे, अगर उनको जो हक है, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया कहेगी ये क्या, ये किस किस्म का दावत है? भाई आओ, कोलैबोरेट, कोऑपरेट, ये तुम्हारा फर्ज है। ठीक। मीर साहब, आपको क्या लगता है आज के हालात में जब वजीर आजम ये ऑफर कर रहे हैं तो इस पर शुरुआत कैसे होगी, और आपको लगता है कि एक्शंस और वर्ड्स मैच करते हैं? वो कहते हैं एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। अच्छे अल्फाज हैं, इनकरेजिंग है, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिकलिटी चाहिए। ये बड़ा अच्छा कहा है कि सब मिलके हैं, बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ आप किसी वजीर आजम की तकरीरें ले लें, यही एक टोन होती है कि भाई आ जाओ मिल के बैठ के काम करें, ये हो वो हो, ये अच्छी बात है, बट इन लेटर इन स्पिरिट हमें चाहिए। हमें लेटर इन स्पिरिट पर जब तक हम काम नहीं करेंगे, ये खाली नारे लगाना ये नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ हिलाली साहब से। देखो, ना हिलाली साहब पीटीआई के मेंबर है, ना मैं और ना नजमो साकिब साहब, हम इंडिपेंडेंट है। हमने देखना है कि सबसे बड़ी इस वक्त जो आप पॉपुलैरिटी किसके पास है वो है। अब जो पॉपुलैरिटी को है, अब कब इसको दबाओगे, कब तक इस तरह करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। याद रखना, हिलाली साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने हिस्ट्री में देख लिया, आपने कानून में देख लिया, आपने एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड में देख लिया, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उसको आप फाइट नहीं कर सकते। तो हमने जब पिछले सेगमेंट पे भी यही बात आती है, यूनिटी यूनिटी यूनिटी, ये जब तक नहीं आएगी ज़ौक, हम तो बड़ी बातें करते रहेंगे, हम तो बड़े बड़े वो आपको ख्वाब दिखाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो कहते हैं ना कि वो एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज नो लाइट, तो फिर मुझे बताओ क्या होगा? तो मायूसी तो होगी ना। मायूसी क्या होगी? आपकी गरीबी बढ़ जाएगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आज मैं देख रहा हूँ वो है पॉलिटिकल सर्वाइवल हर पार्टी की। और भाई आप पॉलिटिकल सर्वाइवल ना करें, आप पॉलिटिकल को सर्वाइवल करें, को मिल के करें। और एक ही तरीके से आप हमेशा फौज को ब्लेम करते हैं कि कुछ हो गया, नहीं होता, फिर भी फौज को साइड पे रखो। फौज हमारे सेवियर्स हैं, वो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, आप उनको साइड पे रखो। आप अपने डायस्पोरा को ठीक करो। अपने डायस्पोरा को कैसे करोगे? लचक दिखाओ। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन यहाँ किसी ने कहा था ऑफ, OFF, ऑफ द पीपल, एंड बाय, नॉट BY, BU, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल, नो, फॉर द पीपल, FAR। द क्वेश्चन इज, हमें सबको मिल के चलना है मेरे भाई, क्योंकि ये बड़े संजीदा टाइम है। हम थोड़ी बहुत हम टीवी पे बात कर लेते हैं, लेकिन कभी बाजार पे जाओ, बाजार पे देखो भूख किस तरह है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है। ये सब ठीक हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमें चाहिए गुड गवर्नेंस, और इंशाल्लाह मैं तो यही उम्मीद करूंगा, अल्लाह करे गुड गवर्नेंस आए, अल्लाह करे बेहतरी आए, और आएगी इंशाल्लाह। लोग जो हैं पाकिस्तान के बड़े बाशऊर लोग हैं, और इंशाल्लाह आप देखोगे इलेक्शंस जब भी होंगे उसके अंदर आपको रियल टाइम रिजल्ट निकला है। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। ये उम्मीद जो है हमें 78 साल से कायम है, और ख़ास तौर पर इंतखाबात वाली। नजम साकिब साहब, इसमें जो ऑफ़र वज़ीर आज़म साहब की जानिब से की गई है, इसमें ख़ुद उनका क्या किरदार होगा और हुकूमत का क्या किरदार होगा? क्योंकि यूनिटी आइडियलिस्टिक लगती है, इम्पॉसिबल नहीं लगती, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल जमातों या किसी भी माशरे के अंदर या मुल्क के अंदर देख लेंगे, अपोजिशन और हुकूमत की यूनिटी एक आइडियल सी बात लगती है।
सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि मेरे पास, यानी मैं मन के मुसम्मी नजमुस साकिब, मेरे पास एक ही मुल्क है, उसका नाम है पाकिस्तान। मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है। मैंने इसके साथ बहना है, मैंने इसके साथ उड़ना है, मैंने इसके साथ चलना है। ये तरक्की करेगा, मेरी तरक्की होगी। ये जवाल की तरफ खा कम बदहन जवाल की तरफ जाएगा तो मेरा जवाल है। मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है। लिहाजा मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैंने तो अपने मुल्क की तरक्की देखनी है। मैंने तो बात करनी है कि लीडरशिप ठीक करें, दयानतदारी लेके आएं। अंदरूनी तो बात की बात है, मैं तो बैरूनी कुव्वतों की बात कर रहा हूं जो कब से लगे हुए हैं। लगे रहें, मेरा मुल्क कायम है, मेरे कायद ने कर दिया, उनके रुफा कायद ने कर दिया। उसके बाद आप देख लीजिए कितना कुछ हमने इसके साथ ज्यादतियां नहीं की, फिर भी चल रहा है। और फिर आखिर में फिर वही बात कि मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरा एक ही मुल्क है। ठीक है, ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब ज़रा बात करेंगे उस अहम मीटिंग की जो सबके लिए सरप्राइज़ थी, लेकिन वो होने जा रही है। अब उसमें क्या फ़ैसला हो सकता है और क्या उससे कोई तब्दीली आ सकती है, इस पर ज़रा डिटेल से बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तकरीबन नाज़रीन 3.5 साल हो गए एक जंग को, जो कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान शुरू हुई, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम में यह दावा किया था कि वो इस जंग का ख़ात्मा करवाएंगे। और एक मुलाकात होने जा रही है अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हम मनसब पुतिन के दरमियान, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक ये रात 12:30 बजे के करीब ये मुलाकात दोनों के दरमियान होगी। अब दो मौक़िफ़ है इस मुलाकात से पहले, मैं दोनों सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने तज्ज़ियाकारों की तरफ चलते हैं। एक तो सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग बंदी के हवाले से उम्मीद हूँ, और ये भी कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के बगैर हतमी मुआहदा तय नहीं पाएगा। लगता है पाबंदियों की धमकी ने पुतिन को मुलाकात पर आमादा किया है, और अलास्का में पुतिन से मिलने का मकसद अगली मुलाकात का रास्ता हमवार करना है। और फिर दीगर बयानात, और फिर पाक इंडिया जंग का जिक्र वो तो लाजमी समझते हैं कि वो ज़रूर करना है। दूसरा, सदर पुतिन की जानिब से एक बयान है, रूसी सदर ने यूक्रेन जंग ख़त्म करने की अमरीकी कोशिशों को पुरजोश और मुखलस करार दिया है। क्रेमलिन में आला हुक्काम के साथ इजलास में पुतिन ने कहा कि ट्रंप से मुलाकात में एटमी हथियारों के कंट्रोल का मुआहदा मुमकिन है। मुलाकात का मकसद रूस, अमरीका और दुनिया में तवील मुद्दती अमन की राह हमवार करना है, जो अगले मराहिल में स्ट्रैटेजिक हथियारों में ख़त्म हो रहा है और जो 2026 में कमी पर इत्तफाक से मुमकिन होगा। मीर साहब, यह अहम मुलाकात है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं, क्योंकि सदर ट्रंप और पुतिन जिस तरह की दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी रही है, उसमें ये मुलाकात होना, फिर यूक्रेन का मामला, फिर दीगर काफ़ी मामलात भी इसमें तय हो सकते हैं। तो इस मुलाकात के हवाले से आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जब ट्रंप निकले थे, ये 7 घंटे की फ्लाइट है वॉशिंगटन से, वहां उन्होंने एक ही ट्वीट किया था कि हाई स्टेक्स, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कोई बात नहीं की, हाई स्टेक्स उन्होंने सिर्फ कहा। और जब हाई स्टेक्स कहा, उन्होंने कहा मैं तो 2-3 मिनटों के अंदर ही ये जो मीटिंग है मेरी ट्रंप इसके पुतिन के साथ, मुझे पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही ये कहा कि अगर नहीं होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस हैं, वो भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ जो उठता है एक सवाल कि लोग कहते हैं, यूक्रेनियंस इन पर्टिकुलर, कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अनट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि यहाँ जो यूक्रेनियन लोग हैं 7 मिलियन रेफ्यूजीज इस वक्त बाहर है, डिस्प्लेस्ड है, वो यूक्रेन से बाहर है 7 मिलियन, दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल। अब इनकी रिहेबिलिटेशन क्या वो कर सकेंगे? क्या वो जो पुतिन है, जो कि KGB का एक्स ऑफिसर है, वो कहते हैं कि ये बहुत तकड़ा है, ये बहुत इंटेलिजेंट है इन कंपैरिजन टू ये जो ट्रंप है, वो नाइव है पॉलिटिकली उस लिहाज से। तो वो कहते हैं क्या ट्रंप इसको ओवरकम कर लेगा, क्या इसको घेर लेगा, क्या या ये जो पुतिन है या उसको घेरेगा? बात तो यही है। अब जो स्पेकुलेशन हो रही है कि जो लास्ट मिनट पता चला कि ट्रेजरी सेक्रेटरी और कॉमर्स सेक्रेटरी भी उसके साथ गए, सो विच मीन्स कि ये बिजनेस भी डिस्कस होगी। जरूरी नहीं है कि यूक्रेन, और यही यूक्रेनियंस डरते हैं कि ये अपना बिजनेस और अपने पैसे की बात कर जाएंगे, और जो एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न्ड ये सेकंड बर्नर पे आ जाएगा।
तो यहाँ ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये लोग बड़े अनईजी हैं। क्या उसके, अगर ये पहले राउंड में वो कहता है कि 2 राउंड्स होंगे, पहले राउंड में अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? वो रशिया को ब्लेम करेगा, और फिर आगे बात नहीं होगी, वो ज़ेलेंस्की को ब्लेम करना शुरू कर देगा। लेकिन अपना पल्ला जो है वो इकोनॉमिकली जो वो तकड़ा रहेगा। ये भी ना भूलिए कि ये पहली मीटिंग है 6 साल में बिटवीन रशिया एंड ऑफ कोर्स अमेरिका, और उससे पहले 10 साल पहले जो रशियन प्रेसिडेंट था उसका दौरा हुआ है अमेरिका के अंदर। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ब्रेक थ्रू तो है, जो मर्जी आप कह लें, एक 6 साल के अंदर एक ब्रेक थ्रू है। लेकिन इस ब्रेक थ्रू के साथ साथ मैं नहीं समझता हूं कि ऑल ऑफ अ सडन यूक्रेन में जंग खत्म हो जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन पीस आ जाएगी। इस पे टाइम लगेगा। ठीक है, हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि रात को जो मीटिंग होगी आज, उस मीटिंग के अंदर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल इसका डायनामिक्स क्या है। क्या अगली मीटिंग के अंदर ज़ेलेंस्की आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि इफेक्टिव तो ज़ेलेंस्की है ना जी, यूक्रेन। तो क्या इसको लेके आएंगे? लेकिन वो उसी वक्त आएगा कि जहां आपको कहीं एक विंडो मिलेगी। क्या वो विंडो क्रिएट हो सकती है पहली मीटिंग के अंदर? ये तो कहते हैं कि मैं जी 4-5 मिनट के अंदर आई विल फाइंड आउट कि हाउ सीरियस इट इज। लेकिन वो कह रहा है कि ट्रम्प, द पुतिन विल नॉट मेस विद मी। So okay, which is a good thing. But again, you don't mess with Putin as well. So this is a very आप कह लो diplomatic and political एक मूवमेंट है जो हम देख रहे हैं, जो let's see कि आज रात को क्या होता है। नजमुल साकिब साहब, इस मुलाकात का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अमरीकी वजीर ख़जाना कहते हैं कि ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मज़ीद टैरिफ लगेंगे। तो इसका असर क्या होगा? क्योंकि सिर्फ ये, जिस तरह अभी मीर साहब ने कहा, रशिया और यूक्रेन नहीं, इससे तिजारत और दीगर अमूर भी उस पर भी बात होगी। देखिए, आपको मैं अपनी असेसमेंट बताता हूँ। मीटिंग अभी नहीं हुई, मेरे कोई 7-8 पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। उसी में से निकलेगा कि दुनिया में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ ये बता दूँ कि अगर ये मुलाकात मुस्बित होती है, पॉजिटिव होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान यूक्रेन के तजारती ताल्लुकात में। देखिए, जब 2 सदूर और वो भी अमेरिका और रूस के मिलते हैं ना, तो इन्होंने जाके उधर जाके ये नहीं करना, अच्छा भाई किस मौजू पे हो और फिर की हाल है, इस तरह नहीं होता। 99% बातें ऑलरेडी तय हो चुकी हैं, कोई अनाउंस नहीं करेगा, तय हो चुकी हैं। एक आध चीज़ कोई होती है जो ड्यूरिंग डिस्कशन जब आप एग्री करते हैं तो उसमें से निकल आती है, वो उसको उसी वक्त हल कर लेते हैं। ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। असेसमेंट बताता हूं अपनी, क्योंकि अभी आपने मुझे रोक लेना है, क्योंकि ये जो बाकी मेरे ये साथी हैं सारा टाइम आप इनको दे देते हैं, लिहाजा गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बता देता हूं। मेरा तज्जिया ये है, और अगर 80% इस तज्जिए में ठीक निकलता है तो इसका मतलब है कि हमारा तज्जिया करेक्ट है। पहली बात, ये जो मुलाकात हो रही है, इसका पहला और बुनियादी मकसद है चीन को एक तरफ करके, तो ये जो आलमी ताकतों का तवाज़ुन है, क्या हम चीन को अलहदा कर सकते हैं? क्योंकि अगर इसमें आलमी ताकतों के तवाज़ुन की बात होती तो चाइना को बीच में शामिल किया जाता, चाइना को एक तरफ करने की कोशिश। पहली बात। दूसरी बात, जौहरी हथियारों के जो मुआहदे हैं, इन पे बात होगी, इन पे डिस्कशन हो चुकी है, ऐलान होगा, और उसमें क्या होगा कि नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें कि INF से यानी रूस निकल गया है, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, ख़ास तौर पे वो जो एटमी हिसाब किताब है ना, जौहरी, उनकी बात होगी। रूस के कब्जे में जो यूक्रेन के इलाके हैं उनकी बात होगी। सौदेबाजी हुई है कि आप ये वाले इलाके वापस करें, रूस कह रहा है मैंने ये नहीं करने। देखते हैं कि इसमें कौन से इलाके, हमारा तज्जिया ये कहता है कि रूस ने जिन जिन यानी इलाकों पे कब्जा कर लिया है, मुश्किल है वहाँ से निकले। आगे चलें, यूक्रेन अपने इलाके वापस लेने की कोशिश करेगा, जंगबंदी पर उसको कोई एतराज़ नहीं है। ज़ेलेंस्की की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ये हो, और इसीलिए वो यूरोप के साथ मिल रहा है और यूरोप वो मैसेजेस कन्वे कर रहा है अमेरिका को। रूस और अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आएगी ही आएगी, जो मर्जी हो जाए। इसका कोई भी नतीजा निकले, रूस जो है वो अमेरिका के ताल्लुकात में ज़रा सी बेहतरी आएगी। पुतिन की अहमियत बढ़ेगी, क्योंकि जब से वो जंग शुरू हुई है पुतिन एक कोने में लगा हुआ है, अकेला है,
अगर आप यूरोप को देखते हैं, दुनिया के और ममालिक को, अब वो अगर देखेंगे, यानी सारी दुनिया देख रही है, पुतिन मिल रही है, यानी पुतिन मिल रहा है इसके साथ, ट्रंप के साथ, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है, ट्रंप उड़ के जाके इससे मिलने गया है। ट्रंप की कैप में एक और फेदर लगेगा और हो सकता है कि वो जो उसको मिलना है ना, यानी जो अमन का नोबेल प्राइज वगैरह, उसमें को पेशरफ्त हो। आखिरी 2 पॉइंट, यूरोप और नेटो की पोजीशंस कमजोर पड़ेंगी, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये यूरोप और नेटो के बगैर हो रहा है, उनकी पोजीशंस कमजोर पड़ रही हैं। और मैंने जिस तरह से कहा कि मेरे पाकिस्तान की जहां तक बात है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए जंग बंदी हो, इलाके वापस मिलते हैं कि नहीं मिलते, जंग बंदी हो, ताकि यूक्रेन के साथ हमारे ताल्लुकात जो तजारती हैं वो वापस उस नहज पे आए जो जंग से पहले थे। राइट, हमारे नाज़रीन जो मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।